बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फोर्थ डे है ऑफ द चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन। हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम अली रहमान। हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। 2 एनाटमी पे थे बेसिक। जो सेकंड लेक्चर था वो हमने किया था डिटेल्ड एनाटमी पढ़ी थी, डिफरेंट सिलट देखे थे हार्ट के और लंग्स के नॉर्मल। और कल वाला लेक्चर था वो निमोनिया और टीबी पे था।
और आज जो है उसमें मैंने वो वाले केसेस किए हैं जो मोस्टली आप इमरजेंसी में देखते हैं। उसको डील कैसे किया जाता है, उसको इमीडिएटली जो रेडियोग्राफर का क्या रोल होता है, मैं आपको आज उसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगी। तो मोस्ट कॉमनली जो हम लोग इमरजेंसी में देखते हैं वो हमारे पास न्यूमोथोरक्स होता है, टेंशन न्यूमोथोरक्स होता है। जो न्यूमोथोरक्स होता है, थोरैक्स होता है, आप लोगों को आइडिया होगा कि न्यूमोथोरक्स में जो हमारे पास फ्री एयर होती है ड्यू टू एनी ट्रॉमा और एनी इंजरी टू द लंग्स, उससे चाहे वो चेस्ट ट्रॉमा हो, चाहे वो रिब का फ्रैक्चर हो, जब आपके पास एयर बाहर से आपकी लंग्स में एंटर होना शुरू कर जाए अदर देन द नॉर्मल वे, जैसे ट्रेकिया से एक नॉर्मल एयर आती है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। ट्रैप तो नहीं होती लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती हैं। लेकिन न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा कि जब आपकी एयर आएगी तो वो चेस्ट वॉल से आ रही है, एंटीरियर से आ रही है, पोस्टीरियर से आ रही है, साइड से आ रही है, जिस साइड से भी आ रही है। जब वो एंटर होना शुरू हो जाएगी तो एंटर होती रहेगी लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो प्लूरल कैविटी होगी, जो आपको मैंने कल भी बताया था कि प्लूरल कैविटी जो है वो विज़ुअल और प्लैटर प्लूरा के बीच में होती है। वैसे उसके अंदर नॉर्मल जो होती है वो उसके अंदर बिल्कुल मतलब वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, लेकिन जब इसमें कोई फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा, कोई एयर आना शुरू हो जाएगी, तो ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाती है, इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ। जब उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास जो लंग्स होते हैं वो कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर डेवलप हो रहा होता है बाय एयर और बाय एनी अदर लाइक ब्लड और फास्ट जो भी चीज़ बन रही हो। इसकी वजह से जो पैरेटल और विज़ुअल प्लूरा होते हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, उन दोनों के दरमियान में एयर आना शुरू हो जाती है, फ्लूइड आना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से लंग कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आप उसको एक्सरे पे देखेंगे तो आपको डिक्रीज डेंसिटी नज़र आएगी। इंक्रीज डेंसिटी का मतलब है लंग आपको ज़्यादा वाइट नज़र आएगा, और डिक्रीज डेंसिटी का मतलब है कि आपको ब्लैक लंग नज़र आएगा, उसके ऊपर कोई वॉस्कुलर मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अफेक्टेड साइड के ऊपर, मतलब जिस साइड का न्यूमोथोरैक्स होगा। इसमें अगर आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास राइट साइड का न्यूमोथोरैक्स है, इसमें आपको ब्लैक कलर का लंग नज़र आ रहा है। नॉर्मली भी ब्लैक ही होता है लेकिन ब्लैक के अंदर आपको वास्कुलर मार्किंग नज़र आती है, लेकिन जो न्यूमोथोरैक्स होगा उसमें वास्कुलर मार्किंग जो होगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने एक ATLS जो है एल्गोरिथम रखा है, जिसके अंदर हम लोगों के पास कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो हम ABCDEE देखते हैं। ए में से हम लोग एयरवेज देखते हैं, विद स्पाइन, सी स्पाइन प्रोटेक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई स्पाइन की इंजरी है, आप उसको सर्वाइकल कॉर्ड लगा के उसके स्पाइन को मूव नहीं करना, क्योंकि कोई अगर इंजरी होगी तो उसकी वजह से वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। ठीक है, आप उसकी एयरवेज़ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या वो पेशेंट बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। ठीक है, अदर ही इज़ एबल टू स्पीक और नोट, अगर तो बोल सकता है तो इट्स वेल एंड गुड, बेहतर। अगर वो बोल नहीं सकता तो उसका मतलब है कि उसकी एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरा, आप उसकी ब्रीदिंग देखते हैं कि वो खुद से ब्रीदिंग कर रहा है कि उसको किसी से ब्रीदिंग उसको देनी पड़ रही है। और दूसरी, हम लोग उसकी ब्रेथ साउंड्स देख लेते हैं कि जब आप उसके मुँह के आगे कान रखेंगे या तो उसके आपको आवाज़ आ रही है, उसकी सांस आ रही है कि नहीं आ रही। फिर आप सर्वाइकल सर्कुलेशन देखते हैं। सर्कुलेशन में क्या देखते हैं, आप पल्सेस देखते हैं, लेकिन दोनों साइड की पल्स देखेंगे। ये नहीं कि आपने एक साइड की देख दी तो दूसरी साइड को छोड़ देना, नो, दोनों साइड की पल्सेस, जो चीज़ करनी है दोनों साइड पे करनी है। स्किन को देखना, दोनों साइड की देखनी है, कोल्ड है, कॉर्मी है, वार्म है, वेल परफ्यूज्ड है, कैसे आपको नजर आ रहा है, सिमेट्रिक है, पल्सेस दोनों साइड पे जैसी हैं या डिफरेंट है। ठीक है, तीसरा क्या है, अपने उसकी डिसेबिलिटी देख लेनी है। उसमें ग्लासगो कोमा स्केल देखते हैं, GCS देख लेते हैं पेशेंट का किस तरह का है, माइल्ड है, मॉडरेट है या पुअर है। ठीक है, अब अपनी हैंड और फीट्स को मूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये देखना होता है। उसके बाद अपने एक्सपोजर करना होता है, उसके सारे कपड़े वगैरह उसको रिमूव करके एक्सपोज कर लेना होता है कि कोई उसकी और इंजरी ना हो, जो उससे आप लोगों को कोई ब्रूज हो, कोई वो ना हो, तो वो आपने देख लेना होता है। ठीक है, उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, मेल के लिए मेल होते हैं, फीमेल के लिए फीमेल। उसके बाद आपने इसमें आपने देख लेना होता है कि कहीं से कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, या कोई जो ओरिफिस नॉर्मल है उसमें से कोई ब्लीडिंग तो नहीं आ रही, जैसे माउथ से या टंग से या किसी और जगह से ब्लीडिंग तो नहीं आपको नज़र आ रही। ठीक है, फिर आपने इसके बाद क्या करना है, ये सब कुछ करके आपने दो आईवी के नेबुलाइजर लगाने होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। जो आपने एक एंटीक्यूबिटल आईवी लगानी होती है और एक मिनिमम जो है वो 18 गॉज की होनी चाहिए, दो लार्ज पोर्ट दोनों साइड पे, दोनों हैंड्स पे। फिर इफ़ यू सी की ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है तो आप उसको नेजल कैनुला लगा दें, फेस मास्क लगाएं, मॉनिटरिंग करें उसकी। ये एक मैंने आपको सिर्फ एल्गोरिदम बताया कि आपके पास कोई ट्रॉमा पेशेंट आता है, कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उसको ABCDE में क्या क्या देखते हैं। फिर आपने न्यूमोथोरैक्स जो है उसमें आप तीसरा देख सकते हैं न्यूमोथोरैक्स में अपराइट पोजीशन में, इरेक्ट में या सुपाइन में। ठीक है, न्यूमोथोरैक्स में अब जैसे कि मैं आपको इसमें एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक लंग नॉर्मल है, एक लंग थोड़ा छोटा है, और जो उसकी पैरेटल प्लूरल कैविटी है उसके अंदर आपको सारा का सारा
ब्लू सा फ्लूड नज़र आ रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है फ्लूड हो, एयर भी हो सकती है, एनीथिंग पास हो सकती है कुछ भी, ठीक है। अब जो लंग्स की कुछ आउटलाइन कर रही होती है वो विजिटर प्लूरा होता है, जो इसके रिब्स को कर रही साइड से आपकी रिब केज को कारी होती है, वो पैराइटल होती है, ठीक है। के बीच में प्लूरल कैविटी बनती है, एज यू कैन सी इसके अंदर अब आपको एक ब्लू स्लिवर नजर आ रही है, और लंग जो है वो छोटा हो रहा है। ये लंग क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि इसको साइड से प्रेशर पड़ा है, उसकी वजह से लंग जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने लिखा भी है कि रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ गैस इन द प्लूरल स्पेस। इसकी वजह से हमारे पास जो इंट्रल प्लूरल प्रेशर होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें दो तरह के हो सकते हैं, एक स्पॉन्टेनियस हो सकता है, एक टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। जो स्पॉन्टेनियस है वो रिड्यूस अवेलेबल लंग वॉल्यूम और कॉजेज हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब ये है कि उसकी जो स्टेज ऑफ गैसेज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लंग्स जो है वो छोटा हो रहा है, ठीक है। वो उसके ब्लूइश हो सकती है, माउथ और एंड वगैरह उसके ब्लू हो सकते हैं। जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स होती है इसके अंदर हमारे पास एक जो पेशेंट आता है, एक हमारे पास इसमें लंग्स के साथ साथ कार्डियक की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। पेशेंट आपके पास टेंशन न्यूमोथोरैक्स के साथ आएगा, और जो दूसरा न्यूमोथोरैक्स होता है उसके अंदर से आप उसको डिफरेंशिएट कैसे कराएंगे, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये एक मैंने डायग्राम बनाई है जिसके अंदर आपको अंदर कोलैप्स लंग नजर आ रहा है, उसके साइड पे सारी डॉटेड लाइंस है, और जो बाहर वाली वॉल है उसके बीच में और डॉटेड लाइंस के बीच में आपको एक कैविटी नजर आ रही है, बेसिकली प्लूरल कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड है या एयर है या एनीथिंग। जो भी चीज़ इंजरी हुई, एयर नहीं आ रही तो एयर आ रही है, पस आ रही तो पस आ रही है, फ्लूइड आ रहा है तो फ्लूइड आ रहा है, ब्लड आ रहा है तो ब्लड आ रहा है, वो इसके अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी और लंग्स कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। और जो इसके बीच में कैविटी, जो न्यूमोथोरैक्स होती है उसमें जो कैविटी बनती है उसका प्रेशर जो होता है वो इतना ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर रहा होता, वो बहुत आहिस्ता से इंक्रीज करता है। जबकि टेंशन न्यूमोथोरैक्स में बहुत ही कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, लंग्स छोटा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और उस प्रेशर का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो लंग्स के साथ साथ हार्ट को भी पुश करना शुरू कर देगा, मीडियम कैविटी को भी पुश करना शुरू कर देगा, ट्रेकिया को भी पुश करेगा, पुल नहीं करेगा, मतलब दूसरी साइड पे करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास रेडियोग्राफिक फीचर्स में क्या नजर आएगा। न्यूमोथोरैक्स जो है उसको हम लोग न्यूमोथोरैक्स में हम लोगों के पास इतना टाइम होता है कि आप उसको लेके जा सकते हो चेस्ट एक्सरे पे, लेकिन जो न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट जो होगा वो थोड़ा सा स्टेबल भी होगा, उसका ब्लड प्रेशर गिर नहीं रहा होगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा। अगर आप उसकी वेन्स देखेंगे तो वो इंगोज नहीं होंगी, जबकि टेंशन न्यूमोथोरैक्स में इंगोज होंगी। उसमें पेशेंट जो है वो उसका जीसीएस पुअर भी हो सकता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, जबकि स्पॉन्टेनियस में या दूसरे न्यूमोथोरैक्स में इतना तेजी से फॉल नहीं कर रहा होता। अब इसमें आप इसको कैसे देखेंगे, जैसे आपको बताया मैंने कि जो विजुअल प्लूरल कैविटी होती है वो पैराइटल से सेपरेट होती है और उसके बीच में वो बनना शुरू हो जाती है। तो अब लंग की आउटर वॉल होगी वो आपको एक थिन ल्यूसेंट लाइन की तरह नजर आना शुरू होगी, और उसके ब्लैक कलर की एक लाइन नजर आ रही होगी आपको, और वो लंग्स जो आपको छोटा नजर आएगा, और जो बीच में आपको फ्लूइड एक्यूमुलेट होती हुई एयर नजर आएगी। एक साइड का जो अफेक्टेड लंग होगा आपको ब्लैक नजर आएगा, जो लंग्स उस साइड, वो जो अफेक्टेड लंग होगा या अफेक्टेड साइड होगी उसके ऊपर आपको डिक्रीज वेस्कुलर मार्किंग नजर आएंगी। अब वेस्कुलर मार्किंग क्यों डिक्रीज नजर आएंगी? क्योंकि वो सारा पे वहाँ पे एयर है, वहाँ पे कोई वेस्कुलर मार्किंग है ही नहीं, और एयर आपको ब्लैक नजर आती है, इसलिए वो जो अफेक्टेड लंग होगा वो आपको ब्लैक नजर आएगा। न्यूमोथोरैक्स में मीडियस्टिनल शिफ्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, माइल्ड होती है, लेकिन जो आपकी टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है क्योंकि उसमें प्रेशर तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तो इसलिए उसमें न्यूमोथोरैक्स में टेंशन न्यूमोथोरैक्स में बहुत ज़्यादा मीडियस्टिनल शिफ्ट होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास रेडियोग्राफिक फीचर में डायफ्राम डिप्रेशन नजर आता है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास चार दो तीन तरह की हैं न्यूमोथोरैक्स। एक हमारे पास प्राइमरी है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस में ये होता है कि इसके अंदर कोई लंग की पैथोलॉजी नहीं होती। जो सेकेंडरी होता है उसमें हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट किसी ना किसी लंग डिजीज में होगा, जैसे सीओपीडी हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया होगा, उसमें पेशेंट अगर टेंशन उसमें न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाए तो उसको हम लोग सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और ट्रोमेटिक हो सकता है या टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है। अब हम बारी बारी देखते हैं, जैसे कि एक्सरे में देख सकते हैं आपको एक जैसे मैंने व्हाइट लाइन किया, बस में अगर आप गौर से देखें जब एक लूसेंट सी लाइन नजर आएगी, ठीक है। लार्ज लूसेंट लाइन है विद एरिया है, आपको नजर आ रहा होगा जो व्हाइट एरिया के बीच में है, इट इज अ लार्ज लूसेंट एरिया। बेसिकली यहाँ पे सारी एयर है, और जो आपका लंग है वो कंप्रेस होके मिडिल साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे थोड़ा सा जहाँ पे आपको वेस्कुलर मार्किंग नजर आ रही है वहाँ पे गया हुआ है। अगर इसमें आप यहाँ पे देखें तो स्मॉल सा एरिया है जो कि लेटरल, जो कि मीडियल राइट लाइन को इन्वॉल्व कर रहा है, उसकी मिडिल लोअर और सारे लोब को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन उसका एक पोर्शन को इन्वॉल्व कर रहा है, और कुछ उसका हार्ट जो पैरेन्काइमा है नॉर्मल वो पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई मीडियस्टिनल शिफ्ट नहीं हो रही है, ऐसा कोई ट्रेकिया का कुछ भी नहीं हो रहा, कोई वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास लोक्यूलेटेड न्यूमोथोरैक्स है। एक
लोक्यूल को इसने इन्वॉल्व किया, एक पार्ट को इन्वॉल्व किया, बस इसने पूरे लंग को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। दूसरा लंग बिल्कुल ठीक है, हार्ट का शेडो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है हमें, और सीपी एंगल भी ब्लंट नहीं है। अगर आप बाकी बोन्स वगैरह देखें तो वो भी ठीक है। इतनी कोई स्प्लेइंग ऑफ रिब्स भी नहीं हुई। स्प्लेइंग ऑफ रिब्स का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो रिब्स होती हैं वो दूसरे से फार भी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्रेशर डेवलप हो रहा होता है अंदर से, तो वो जब वॉल को, चेस्ट वॉल को कटना शुरू कर देती हैं, इफेक्ट तो उससे रिब्स जो हमारे दूसरे से डिस्टेंस पे होना शुरू हो जाती है, उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेफ्ट साइड न्यूमोथोरिक्स है। अगर आप देखें तो लंग्स जो है वो एक जगह पे आ गया है, वहाँ पर पैस्कुलर मार्किंग इंक्रीज हुई हुई है, और वाइट लाइन के ऊपर वाली साइड पे सारा ब्लैक लंग नजर आ रहा है आपको। राइट साइड बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको लेफ्ट साइड न्यूमोथोरिक्स आ रहा है। हार्ट शेडो भी उस थोड़े से प्रेशर की वजह से थोड़ा सा वो उस तरफ पुश हुआ हुआ है। बाकी आपके जो आपके सीपी एंगल्स हैं वो ठीक हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको लेफ्ट राइट साइड का सीपी एंगल बिल्कुल शार्पली है। लेफ्ट साइड पे आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो ब्लंट हुआ है, क्योंकि उस पर फ्लूइड आ रहा है, तो वो सीपी जब लंग कोलैप्स होना चाहिए उसमें थोड़ा सा सीपी एंगल जो है वो, लेकिन माइल्डली, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइल्डली सा वो हुआ हुआ है। देन इफ अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने ब्लू एरोज लगाए हुए लेफ्ट साइड पे 3। जब आप न्यूमोथोरैक्स देखते हैं तो उसमें जो आपके ल्यूसेंट एरिया होता है उसको अपर से, मिडल से और लोअर से देखते हैं, मतलब ऊपर वाले पार्ट से, एपेक्स से, फिर थोड़ा सा लेटरल साइड से, और फिर लोअर साइड से। जैसे इसमें मैंने 3 एरोज लगाए हुए हैं, देख सकते हैं कि कितना लंग इसमें, फिर हम देख सकते हैं कि लंग कितना कोलैप्स हो गया। अच्छा, इसमें कोई लोब भी कोलैप्स नहीं होगी जैसे अपर लोब लोअर लोब होता है, नो, इसमें कोई लोबर कोलैप्स नहीं हो रहा। इसमें पूरा जो लंग्स है वो कंप्रेस हो रहा है। वो कंप्रेस होने की वजह से एक साइड पे पुश हो जाता है, मीडियली पुश हो जाता है, लेकिन जो साइडों पे सारी एयर आ जाती है। लोबार कोलैप्स जो होता है वो मैं आपको जब कभी आगे को हुआ तो मैं लोबार कोलैप्स ना होंगे, इसमें पूरा लोब कोलैप्स कर जाता है। शायद कल के एक्सरेज में उसकी कोई पिक्चर हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स से राइट साइड का मैंने वाइट ट्राइन लगाई हुई है, ठीक है, उसके बीच में सारा लंग का पैरेन्काइमा अंदर गया हुआ है, पीछे सारी ब्लैक एयर आपको नजर आ रही है, ठीक है। और ये जो मैंने ब्लू ब्लू 2 लगाए हुए हैं ना, जहाँ पे मैंने ये 2 ब्लू लाइन लगाई हुई है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा रिब का फ्रैक्चर हुआ हुआ है, ठीक है। ये ट्रॉमा के केस है जिसके अंदर रिब का थोड़ा सा फ्रैक्चर है, और उसकी वजह से जो सारा आपका न्यूमोथोरैक्स हुआ हुआ है, जो वाइट लाइन लगी है उसके पीछे सारा, ये वाइट लाइन मैंने आउटलाइन की है। इसके लेटरल साइड पे, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो सारा रेड ब्लैक एरिया है जिसमें ब्लू एरोज लगाए हुए हैं, मतलब यहाँ पे एयर है सारी। और हार्ट के साइड वाली साइड पे आपका सारा लंग पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कोलैप्स हो चुका है। कोलैप्स तो नहीं कहेंगे, हम इसे कंप्रेस कहेंगे, ठीक है। कोलैप्स हम तब करते हैं जब कोई एक लोब कॉम्प्लेक्स वो कोलैप्स कर जाता है। और जब कोई ब्लू लाइन नजर आ रही है ना, ये रिफ्रैक्चर है। इस रिफ्रैक्चर की वजह से एयर अंदर जा रही है और वो सारा का सारा रैप करा उसको कंप्रेस कर रहा है लोब को, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेकिया देखें तो सेंट्रली प्लेस्ड है, हार्ट ठीक है, और राइट साइड के थोड़ी सी माइल्ड सी प्लूरल फ्यूजन आपको नजर आ रही है, और लेफ्ट साइड के सीपी एंगल बिल्कुल ठीक है, और मीडियस्टेनल वाइडनिंग भी नहीं है। जो आपको थोड़ा सा वो एओर्टा एओर्टिक नोच थोड़ी सी प्रोमिनेंट नजर आ रही है, वो हार्ट उसको पुश करने के लिए थोड़ा सा वो एओर्टा उधर चला गया, हार्ट ऑफ एओर्टा। बाकी कोई नहीं है। अगर एज ज़्यादा हो तो उसमें अनफोल्डिंग ऑफ एओर्टा हो जाती है, विच इज़ क्वाइट कॉमन इन एल्डरली पीपल, ठीक है। देन इफ यू कैन सी इसमें एक आपको बहुत लार्ज सी ल्यूमोथोरैक्स नजर आ रही है। लंग्स बिल्कुल छोटा सा, अगर आप देखें आलमंड शेप का पड़ा हुआ है विद द लेफ्ट कार्डियक शेडो के साथ, ठीक है। उसके उस तरफ देखें, उस ब्लैक लाइन नजर आ रही है, ब्लैक लाइन की उस तरफ सारी एयर पड़ी हुई है आपकी, ठीक है। तो ये एक हमारे पास लार्ज हेमीथोरैक्स है, लेफ्ट हेमीथोरैक्स है, मतलब कि इसमें मीडियस्टेनल शिफ्ट भी थोड़ी सी हुई है। अगर आप देखें तो इसकी वजह से स्कोलियोसिस भी है थोड़ी सी, लेकिन अगर थोड़ा सा देखें तो मीडियस्टेनल ट्रैक के थोड़ा सा, बहुत माइल्डली सा, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो थोड़ा सा राइट साइड पे हुआ हुआ है। इसमें पुशिंग इफेक्ट होता है। पुशिंग इफेक्ट का मतलब है कि अपोजिट साइड पे करेगा। कुछ पुलिंग इफेक्ट देते हैं, कुछ पुशिंग इफेक्ट देते हैं, जिससे फाइब्रोसिस है, अगर कोई फाइब्रोटिक लीजन होगा तो वो पुलिंग इफेक्ट देगा, तो उसको अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जैसे न्यूमोथोरैक्स हो गया, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो, क्योंकि वो बाहर से एयर प्रेशर अंदर को डेवलप कर रहा है, तो ट्रैकिया अपोजिट साइड पे करेगा, तो उसमें ट्रैकिया पुश हुआ अपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर। लेकिन बहुत माइल्डली सा है, इसमें थोड़ी सी मीडिया स्टैंडर्ड शिफ्ट भी हुई है, और उसके अंदर आपको लंग्स बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है। और इसमें मोस्टली अगर आपके पास कोई पेशेंट न्यूमोथोरैक्स के साथ आ रहा हो, स्पॉन्टेनियस प्राइमरी या सेकेंडरी के साथ, उसमें आप चेस्ट एक्सरे का टाइम होता है। लेकिन जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है उसमें आपने चेस्ट एक्सरे नहीं करना होता, उसमें आप डायरेक्ट जो है नीडल को काट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना वो होता है कि उसमें आप फौरन नीडल इंसर्ट करेंगे, और ऊपर से वो इंजेक्शन वाला तो आते हैं, और जो नीडल रह जाती है उसमें से सारी ये बाहर आ जाती है, तो इट हेल्प्स सम
कुछ एक्सटेंड तक हेल्प करती है कि भाई एयर बाहर आ जाती है, क्योंकि एयर अंदर ट्रैप हुई होती है, उसको बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। अगर आप इसमें भी देखें, आपको राइट साइड पे सारा का सारा न्यूमोथोरैक्स नजर आ रहा है, वो आपको सारा ब्लैक एरिया लंग का नजर आ रहा है, ठीक है सर, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिप्रेशन, जो डायफ्राम आपको थोड़ा सा स्ट्रेट नजर आ रहा है, इतनी अच्छी हम्प नहीं बनी हुई, ठीक है। उसके बाद इफ यू कैन सी के आपको एटेलेक्टेक्सिस का मतलब यही होता है कि जो आपकी ब्रोंक्यूल होती है ना, वो आपकी इसका डीमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक साइड की ट्रांस बिल्कुल ब्लैक लंग हुआ होता है, ये सारी की सारी एयर है, इसमें डिक्रीज वेस्कुलर मार्किंग भी है। उस एयर के प्रेशर क्योंकि वो नीचे भी जा रहा है, तो डायफ्राम को उसने थोड़ा सा डिप्रेस कर दिया है। प्रेशर का मतलब है जहाँ जहाँ प्रेशर डलेगा उस चीज़ को दबाता जाएगा, चाहे वो जिधर मर्जी उसके रास्ते में जो मर्जी चीज़ आती जाएगी, ठीक है। चाहे वो मीडियास्टेनम आएगा, चाहे मीडियास्टेनम आएगा, चाहे उसके अंदर ट्रैकिया आता है, कुछ भी आता है, उसको अपोजिट साइड में पुश करना शुरू कर देता है, हार्ट को भी, आपकी हर चीज़ को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेकिन इसमें कोई रोटेशन नहीं हुई। पेशेंट पेशेंट जो न्यूमोथोरैक्स के होते हैं ना, मोस्टली वो हेमोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। हेमोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब क्या है कि उसका बीपी वगैरह इतना फॉल नहीं कर रहा होगा, बस उसकी ठीक होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी इतनी नहीं होगी, चेस्ट पेन होगी क्योंकि ट्रॉमा का पेशेंट होगा। तो लेकिन उसके अंदर मतलब उसके जो वाइटल्स होंगे क्वाइट नॉर्मल होंगे, लेकिन टेंशन न्यूमोथोरैक्स वाला नहीं होता। तो इसमें आप एक्सरे करा सकते हो, लेकिन टेंशन न्यूमोथोरैक्स में आपने फ़ौरन से वो करनी होती है, इसके अंदर इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। तो ये अब इसमें हम देखें तो ये भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का है। इसमें में लेफ्ट न्यूमोथोरैक्स है, डिक्रीज वेस्कुलर मार्किंग है। देन जैसे जो आपके पास एक्सरे, कोई भी पेशेंट का एक्सरे का आएगा, तो उसमें आप सबसे पहले स्टार्ट रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। कल के अंदर मैंने एक पूरा सेशन रखा हुआ है जिसमें एक्सरे रिपोर्टिंग बताऊंगी आपको, पूरा एक मैं आपको वो दे दूंगी कि किस तरह रिपोर्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपने बताना होता है कि चेस्ट एक्सरे, मेल फीमेल एज, अगर एज नहीं लिखी हुई तो मेल फीमेल एज। देन यू आप देखेंगे कि व्यू कौन सा हुआ, पी है, एपी है, लेटरल है, कौन सा पी है व्यू शोज। सबसे पहले आप लंग पैरेन्काइमल पे वो करेंगे कमेंट। अगर आपको लगता है लंग पैरेन्काइमल बिल्कुल ठीक है तो फिर आप हाइला पे जाएंगे। अगर आपको हाइला बिल्कुल ठीक लग रहा है फिर आप ट्रेकिया पे जाएंगे, ट्रेकिया बिल्कुल ठीक है। फिर आप हार्ट पे जाएंगे, हार्ट बिल्कुल ठीक है। फिर सीपी एंगल्स और फिर स्केलेटन, ठीक है। ये एक तरीका होता है एक्सरे रिपोर्टिंग करने का। अच्छा, अब टेंशन न्यूमोथोरैक्स में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है और वो इंक्रीज होता रहता है, होता रहता है। जैसे 2 बजे कोई ट्रॉमा का पेशेंट आया, आपके पास 2:05 पे पेशेंट की कंडीशन और होगी 2 बजे वाले से, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एयर अंदर आती जा रही है, लेकिन एयर को बाहर जाने का कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा। अब एयर आती जाएगी, वो लंग को कंप्रेस करती जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम के साथ साथ वो ट्रैकिया को पुश करता शुरू हो जाएगा, साथ साथ दूसरा लंग भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एक साइड पे आपको जो हाइपरल्यूसेंट लंग है वो बहुत बड़ा नजर आएगा, दूसरा वाला साइड भी थोड़ा सा आपको कंप्रेस। इसलिए ये हमारे पास इमरजेंसी केस होता है और इसमें अपने पेशेंट को फौरन से नीडल इंसर्ट करके आपने इसकी एयर को रिमूव करना होता है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो। फिर थोड़ा सा जब नॉर्मल हो जाए तो फिर आप एक्सरे के लिए ले जाए पेशेंट को। ये अब इसमें यहाँ पे हम इसके डायग्राफिक फीचर्स बनाए हुए हैं कि इसमें आप एक्चुअल जो वही बात बताई हुई है कि इसमें आप मेजर नहीं कर सकते प्रेशर को कि कितना प्रेशर है या कितना नहीं है, आप इसका एक्सरे ही करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, इसलिए आपको लंग कोलैप्स नजर आएगा। इप्सिलेटर का मतलब है एक साइड आपको स्प्लेइंग रिब नजर आएंगी, क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि रिब्स पे भी ये प्रेशर डालना, चेस्ट वॉल के बाद ये रिब्स को प्रेशर डाल रहा होता है तो चेस्ट वॉल को भी इफेक्ट करता है। डायफ्राम डिप्रेस होगा, सबमिडियस लाइनर शिफ्ट भी होगी, हार्ट का शेडो भी उस तरफ लेफ्ट साइड पे, जिस साइड का है उसके अपोजिट साइड पे जाएगा, ट्रेकियल शिफ्टिंग होगी। इसमें जो पेशेंट आएगा उसका वेन्स जो होंगी, स्पेशली जो आपकी ये होती है, जितनी भी वेन्स होंगी वो आपको बहुत ज़्यादा इंगोज नजर आएंगी, ठीक है। उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, जेवीपी रेज्ड होगी, टैकीकार्डिया पेशेंट को होगा, लो बीपी होगा, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेंसिव होगा, उसकी जो हैंड्स होंगे वो बहुत कोल्ड होंगे, ठीक है। जैसे पेशेंट शॉक में होता है तो मोस्टली जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट होते हैं वो शॉक में बहुत इजीली चले जाते हैं, तो इसलिए आपने फ़ौरन से इसको ट्रीट करना होता है। एज यू कैन सी इन दिस, अब ये देखें क्योंकि ये पेशेंट ट्रॉमा का है, तो और ये मोस्टली ट्रॉमा के पेशेंट में क्या हो सकता है, कोई स्टैब वुंड हो, कोई फ्रैक्चर हो, कोई सर्जरी हुई हो, कोई इंटुबेशन करनी हो, जैसे वेंटिलेशन की जब इंटुबेशन करते हैं उसके दौरान कोई लंग की इंजरी हो जाए, तो इसमें कभी भी आपको पीए व्यू नजर नहीं आएगा। इसमें आप एपी व्यू देख सकेंगे, लेटरल भी नहीं है, लेटरल डिकैपिटस देख सकते हो, लेकिन एपी व्यू क्योंकि इमरजेंसी वाला पेशेंट है तो वो पेशेंट बैठ सकता ही नहीं है, खड़ा भी नहीं हो सकता, तो वो मोस्टली एपी व्यूज होते हैं। अभी जैसे देख सकते हैं आप एपी व्यू अगर उसमें रोटेशन भी हो सकती है, उसमें पेशेंट कंफर्टेबली लेट नहीं सकता क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, इसलिए कभी किया भी नहीं चाहता। अगर आप यहाँ पर देखें तो येलो लाइन जो है उससे उस तरफ सारा का सारा ब्लैक लंग है। अगर आप नीचे देखें तो जहाँ पे मैंने शायद मार्क नहीं किया लेकिन वो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, मैंने एरो भी लगाया हुआ है,
स्प्लेइंग ऑफ रिब्स का मतलब होता है कि रिब्स का बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हुआ होता है और थोड़ी सी आपको फ्रैक्चर्ड भी नजर आएंगे। लंग बहुत छोटा सा आपको वाइट सोल्यूशन नजर आ रहा है राइट साइड के ऊपर। ठीक है, उसने ट्रिकल शिफ्टिंग भी की हुई है, उसने रेस्टर्नल शिफ्टिंग भी की हुई है, उसने हार्ट में से पुश किया हुआ है और उसकी वजह से ऑपोजिट साइड का लंग है वो आपको बहुत छोटा नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो उसकी जो साथ वो भी हुई हुई है अम, उसका वो पेस में कभी डला हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी आपको सेम वही चीज़ आ रही है, बहुत मार्क न्यूमोथोरैक्स है। लंग छोटा सा नजर आ रहा है, इसमें कुछ आपको न्यूडुलैरिटी नजर आ रही है, मिड स्टैंडर्ड शिफ्टिंग हुई हुई है, ट्रेकल शिफ्टिंग हुई हुई है ऑपोजिट साइड पे हमारा साम और दूसरा जो लंग है ऑपोजिट साइड के लेफ्ट साइड का वो आपको बहुत छोटा सा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको न्यूमोथोरैक्स में नजर आता है। इफ यू कैन सी इन दिस एक्सरे इसमें लेफ्ट साइड का न्यूमोथोरैक्स है। इसमें अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पूरा ही लंग बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा है, स्प्लेइंग ऑफ रिब्स है, रिब का बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ये भी पेस मेकर वाला पेशेंट है। मोस्टली जिस तरह के पेशेंट होते हैं ना उनकी कोई ना कोई पोस्ट सर्जरी के बाद टेंशन न्यूमोथोरैक्स डेवलप होता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि उसके दौरान कोई इंटुबेशन करते हुए, कोई लाइन डालते हुए, उसके दौरान कोई लंग इंजरी हो जाती है तो आप उसको ऐसे देखेंगे। और उसमें देखें तो हार्ट भी दूसरी साइड पे गया हुआ है, बिल्कुल पुश हुआ हुआ है, उसका शैडो सारा तरफ गया हुआ है, लंग भी पुश हुआ हुआ है। इस तरह का पेशेंट लेट ही नहीं सकता क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा होती है और उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ होता है, टैकीकार्डिक होता है पेशेंट। तो उसमें आपको फिर इस तरह नजर आएगा। इसमें मीडियल शिफ्टिंग भी हुई है राइट साइड पे, ट्रेकल शिफ्टिंग हुई हुई है, पूरा हाइपरल्यूसेंट लंग नजर आ रहा है आपको। हाइपरल्यूसेंट मतलब बहुत ब्लैक लंग नजर आएगा, डिक्रीज वास्कुलर मार्किंग होगी, साथ आपको स्प्लेइंग ऑफ रिब नजर आ रहे हैं। ये चार चीजें आप टेंशन न्यूमोथोरैक्स के लिए याद रखें, हाइपरल्यूसेंट लंग, डिक्रीज वास्कुलर मार्किंग, कंप्रेस्ड लंग ऑफ द अफेक्टेड साइड। ठीक है, डिप्रेस्ड डायफ्राम और माइल्ड भी एसोसिएटेड विद द प्लूरल एफ्यूजन और ट्रेकल शिफ्टिंग और मिड एक्सटर्नल शिफ्टिंग। वैसे मिड एक्सटर्नल शिफ्टिंग में ही ट्रेकल शिफ्टिंग भी आ जाती है। ठीक है, फिर अब हम लोग कार्डियोमायोपैथीज करेंगे। अगर आपका न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अब कार्डियोमायोपैथीज जो है इसमें आपके पास कोई भी ये हेटेरोजेनस ग्रुप है जिसके अंदर आपकी डिफरेंट वाल्वुलोपैथीज आ जाती हैं, या आपकी कोई कार्डियोमायोपैथी में मोस्टली कोई मसल से रिलेटेड होगी, और जो मोस्टली जो कार्डियोमेगाली होती है या कार्डियो मायोपैथीज होती है, आप इसको हार्ट पे एक्सरे पे इतना अच्छा अप्रिशिएट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको होती है। ठीक है, सिर्फ देयर इज अ पेशेंट, उसको आपको लगता है कि कोई कार्डियोमायोपैथी है, उसमें आपको कार्डियोमेगाली नजर आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट नजर आ रहा है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट नजर आ रही है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट नजर आ रही है, कोई वॉल्व की कैल्सिफिकेशन नजर आ रही है, कोई आपको और आर्च ऑफ एओर्टा, कोई आपको एओर्टिक डायसेक्शन नजर आ रही है, कोई एओर्टा की डायलेटेशन नजर आ रही है, जो टॉर्चस नजर आ रही है, उसकी कैल्सिफिकेशन है, या आपको लगता है कि इसमें कोई पल्मोनरी एडीमा हुआ है, तो उसके लिए फिर आप हमेशा एको पे जाते हो। ठीक है, आप साथ ईसीजी भी करा सकते हो। अच्छा, इसमें हमारे पास दो हैं, एक प्राइमरी कॉजेज हैं, एक सेकेंडरी कॉजेज हैं। प्राइमरी में हमारे पास इडियोपैथिक आती है, फैमिलियल फैमिली हिस्ट्री हो, जिनोफिलिक एंडोकार्डियल डिजीज हो, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो, और सेकेंडरी कॉजेज हैं टिपिकल जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, वो एक डायलेटेड आती है, हाइपरट्रॉफिक आती है और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज आती हैं। ठीक है, इसको ऐसे डायलेटेड लिख देंगे, हाइपरट्रॉफिक होती हैं, रेस्ट्रिक्टिव, तीन तरह की कार्डियोमायोपैथीज होती हैं। आप इसको ऑन द बेसिक ऑफ द फीचर्स सिर्फ लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर देख सकते हो, वो भी ज़्यादा राइट हार्ट फेलियर देख सकते हो, लेकिन कभी भी आप इसको उसके ऊपर वो नहीं कर सकते, डायग्नोस नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे। ऑलवेज गो फॉर एको आफ्टर दी कार्डियोमायोपैथीज। अच्छा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज में हमारे पास वेंट्रिकल डिसफंक्शन होगा, मतलब वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपर्ली वेंट्रिकल प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है कि पूरी बॉडी से ब्लड आता है एट्रियम में, फिर वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट से दोनों उसमें जाएगा, फिर आपकी आर्टरीज में जाता है, लंग्स से, फिर वापस आता है, फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, दोनों एट्रियम से वेंट्रिकल में जाते हैं, वेंट्रिकल इकट्ठे कंट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्ट करके ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाता है। जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगी तो उसमें ये होगा कि वेंट्रिकल जो है उसकी इम्पेयर्ड कंट्रैक्शन होगी। जब इम्पेयर्ड कंट्रैक्शन होगी तो ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली लंग्स में नहीं जा पाएगा, वो आपकी वेन्स में आना शुरू हो जाता है। जब वो वेन्स में आना शुरू हो जाता है तो वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट कराएगा, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट कराएगा। इसमें आपको जो वीनस वेन्स होंगी लंग्स के ऊपर वो आपको डायलेटेड नजर आएंगी, इंगोज नजर आएंगी, पल्मोनरी एडीमा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी वेन्स से ब्लड लंग्स में नहीं जा रहा, वेन्स में ही पड़ा हुआ है, तो वेन्स इंगोज होंगी, इसमें प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ जो उसके साथ की रिब्स पड़ी होंगी वो भी आपको थोड़ी सी की मतलब
ऐसे डिफॉर्म से नज़र आएंगी, ठीक है। और दूसरी बात, ज़्यादा देर ब्लड वहाँ पे रहने की वजह से पल्मोनरी एडिमा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इसके कार्डिक फीचर्स हैं। कंजेस्टिव कार्डिक हार्ट फेलियर इस तरह उस तरह के सिम्टम नजर आएंगे आपको इसमें। वेक चेस्ट पेन हो सकती है, एरिथमिया हो सकती है, सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन हो सकती है। फिजिकल साइन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली कार्डिक एग्जामिनेशन कराना होता है इसमें आपने। जैसा कभी यहाँ पे चेस्ट एक्सरे देख सकते हैं, इसमें दो जो एरोस लगे हुए हैं, ब्लैक वाइट एरो लेफ्ट साइड पे, उसके अंदर आपको जो सुपीरियर वेन जो पल्मोनरी वेन है वो आपको इंगोज नजर आ रही है। वही बात, हार्ट आपको इनलार्ज नजर आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट है। अगर आप लेफ्ट हार्ट बॉर्डर देखें तो वो बहुत ज़्यादा एंड पे टच हुआ है, उस साइड की प्यूरिफिकेशन फ्यूजन भी हुई है लेफ्ट साइड की। क्यों? आईलेट आपको बहुत इनलार्ज नज़र आ रहे हैं और वो आपको प्लीथोरा भी नज़र आ रहा है। जो वेन्स हैं वो बिल्कुल जो नॉर्मली आपकी वेस्कुलर मार्किंग होती है वो पेरिफेरी तक नहीं जाती। अगर आपने देखा लोअर लोब में पेरिफेरी तक नहीं, राइट पहले में लेफ्ट में दोनों में, लोअर लोब में पेरिफेरी तक वेसल्स वो वाइट वाइट वेसल्स आ रही हैं। हाइलाइट की भी इनलार्जमेंट है। और जहाँ पे ऊपर दो ब्लैक एरो लगे हुए हैं लेफ्ट साइड पे, वो पल्मोनरी वीनस कंजेशन है। वही बात, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है जब वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा वो वेन से लंग्स में नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें प्रॉपर्ली वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं कर रहे। ब्लड ज़्यादा देर उसमें रहेगा, उसकी वजह से वीनस एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाएगी, वीनस एंगोजमेंट होना शुरू हो जाएगी। उसकी जो रिब्स के लोअर बॉर्डर होते हैं वो थोड़े से आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज है ब्लड का, ठीक है। उसकी वजह से आपको वीनस कंजेशन नजर आएगी। वीनस कंजेशन में हमेशा याद रखना है कि आपको इंगोज्ड वेसल्स नजर आएंगी, बड़ी वेसल्स नजर आएंगी, ठीक है। लेफ्ट कार्डियोमायोपाथी, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है हार्ट फेलियर में। करली बी लाइन्स क्या होती है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पल्मोनरी एडिमा डेवलप होना शुरू होता है तो आपकी पेरिफेरी होती है ना चेस्ट वॉल, वहाँ से आपको वाइट वाइट लाइन्स नजर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें भी आपको ये लेफ्ट एनलार्ज कार्डियक लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट नजर आ रही है। आपको अगर देखें हाइलाइट एनलार्ज नजर आ रहा है, हाइलाइट प्लीथोरा है, इंक्रीज वेस्कुलर मार्किंग में आपको लंग थोड़ा वाइट वाइट नजर आएगा और उस साइड की प्यूरल फ्यूजन हुई हुई है, ठीक है। ये थी आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फिर हम आएंगे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अच्छा, डायलेटेड में आपने बस 4-5 बातें याद रखनी है। एक, वीनस प्रेशर इंक्रीज होगा इसलिए आपको इंगोज वेसल्स नजर आएंगी। लेफ्ट वेंट्रिकल बॉर्डर इंक्रीज होगा, लेफ्ट एट्रियल बॉर्डर इंक्रीज होगा। उसके अलावा आपको प्लीथोरा नजर आएगा, प्लीथोरा का मतलब है वेस्कुलर मार्किंग ज़्यादा होंगी। उसके अलावा आपको इसमें कर्ली बी लाइन्स नजर आएंगी। ये 4-5 पॉइंट्स अगर आप एक्सरे में देख लेते हैं तो आप सिर्फ कार्डियोमेगाली पे कमेंट कर दें, क्रीज वेस्कुलर मार्किंग पे, इंगोज वेसल पे कर लें और एको के लिए दे दें तो इट्स मोर देन एनफ, ये बहुत है इसके लिए। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोपैथी में क्या होता है कि आपको कार्डियोमेगाली नजर आएगी, वही बात होगी, ठीक है। इसमें लेफ्ट आर्टरी एनलार्जमेंट होती है, माइल्ड कार्डियोमेगाली होती है, पल्मोनरी वीनस कंजेशन होगी, बूट शेप हार्ट नजर आएगा। इसमें बेसिकली हार्ट का शेप का फर्क होता है। सारी कार्डियोमायोपैथीज आपको जैसी नजर आती हैं चेस्ट एक्सरे पे, तो इसलिए फिर आप एको करते हैं उसको रूल आउट करने के लिए, ठीक है। आपको कार्डियोमेगाली नजर आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट होगी तो हमेशा आपकी वेन्स इंगोज्ड होंगी, हाईलाइट डार्क होंगी। इसमें लेफ्ट साइड ज़्यादा अफेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी पल्मोनरी एडिमा डेवलप नहीं हुआ, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा वो कर्ली अभी प्लीथोरा डेवलप नहीं हुआ और ना आपकी वो कर्ली भी लाइन्स बनी हुई हैं, ठीक है। कार्डियोमेगाली इसमें कार्डियोमेगाली करके आपने इसको आगे बता देना है कि गो फॉर इसमें ऑर्टिक जो पल्मोनरी आपकी लेफ्ट साइड पे जो पल्मोनरी नोच है वो थोड़ी सी लार्ज, लेफ्ट एट्रियल की भी इनलार्जमेंट हुई है लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो बेसिकली लेफ्ट हार्ट फेलियर है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये नजर आ रहा है, आपको थोड़ी सी कैल्सिफिकेशन नजर आ रही है नीचे जिसको वाइट एरो लगाया हुआ है, ठीक है। आपको लेफ्ट पे भी नजर आ रही है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप हार्ट देखेंगे, उसने कल मैंने आपको बताया था रेट्रो कार्डियक स्पेस को इन्वॉल्व किया हुआ सारा का सारा, और आगे देखेंगे वो स्टर्नम से 2/3 से ऊपर गई हुई है, तो उसने हार्ट शेडो थोड़ा सा रेट्रो स्टर्नल को भी दिया, मतलब कार्डियोमेगाली है। जब आप कार्डियोमेगाली, इसमें राइट प्लूरल फ्यूजन भी नजर आ रही है आपको, कर्ली बी लाइन्स नजर आ रही है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हुआ हुआ है। जब आपको ये सारी चीज़ें नजर आ रही है तो आप बता सकते हैं कि लेफ्ट हार्ट फेलियर है और एको के लिए ईसीजी के लिए भेज दें। हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज होती हैं। इसमें हमारे पास डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, इसमें आपको एट्रियल हाइपरट्रॉफी नजर आएगी। इससे पहले जो हमने दो की है डायलेटेड और कंस्ट्रक्टिव, उसमें आपने देखा कि वेंट्रिकल की होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव में आप याद रख लिए एट्रियल एनलार्जमेंट होती है, ठीक है। इसमें आपको हार्ट थोड़ा सा समझ लें, आपको जैसे एक वैस होता है वॉस शेप का नजर आएगा, ठीक है। इसमें स्मॉल हार्ट होता है, बाकी में हमने देखा बड़ा हार्ट नजर आएगा, क्योंकि इसमें एट्रियल इन्लार्जमेंट है तो आपको बायलेटरल एट्रियल इन्लार्जमेंट नजर आएगी। जैसे आप इसमें देख रहे हैं वो राउंड सा शेप है, हार्ट शेप थोड़ा छोटा हो जाएगा, वेंट्रिकल इन्लार्जमेंट नहीं होगी। पहले दो कार्डियोमायोपैथीज में डायलेटेड में उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर थी, इंगोइड वेसल्स थी, प्लेथोरा था, कर्ली बी लाइन्स थी, पल्मोनरी एडिमा। 5 पॉइंट याद रखें, मोर देन एनफ। इसमें आप देख लें ग्लोबुलर सा हार्ट है,
अच्छा, जो कंस्ट्रक्टिव मायोपैथीज़ होती हैं ना, उसमें आपको कभी एक भी हार्ट बिल्कुल ग्लोबुलर शेप नज़र आएगा, मतलब आपको पूरी जो हार्ट के साइड पे आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आएगी, जिसमें इसमें देख भी सकते हैं। कभी-कभी कैल्सिफिकेशन के साथ भी आता है। अगर लेटरल में भी देखें तो, क्योंकि अब आपको पता है कि अपर, मिडल, लोअर लोब कहाँ होते हैं, तो उसने रेट्रोस्टर्नल को भी ऑक्युपाइड किया हुआ है, रेट्रोकार्डियक को कंप्लीटली ऑक्युपाइड किया हुआ है, तो कार्डियोमेगैली है और थोड़ी सी आपको कैल्सिफिकेशन भी ऊपर नज़र आ रही है। जब आप कार्डियोमेगैली देख लेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट है, पल्मोनरी एडिमा देख लिया, प्लेथोरा देख लिया, तो आप लेफ्ट हार्ट फेलियर की तरफ जाएंगे। इसमें दोनों की एट्रियल एनलार्जमेंट भी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं दोनों एट्रिया बाहर को आए हुए हैं। ग्लोबुलर सा हार्ट है, तो ये कंस्ट्रक्टिव रिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। सिर्फ आप इसको कार्डियोमायोपैथी या कार्डियक एनलार्जमेंट मॉडरेट सीवियर दे के और विद माइल्ड प्लेटरी फ्यूजन ऑफ दैट साइड, स्पेसिफिक साइड, प्लेथोरा देख के, वैस्कुलर मार्किंग इंक्रीज है वो देख के आप इसको एको के लिए भेज देंगे। ये मैंने प्लूरल फ्यूजन के लिए लगाया, बाकी प्लूरल फ्यूजन आपको कैसे नज़र आती है। अच्छा, प्लूरल फ्यूजन को कैसे आप रूल आउट करना है कि ये प्लूरल फ्यूजन है या नॉर्मल हम्प है। ठीक है, एक तो ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल होगी। सीपी एंगल आपको पता है कार्डियो प्लूरल एंगल्स होते हैं, कोस्टो प्लूरल एंगल्स होते हैं, कोस्टो कार्डिक एंगल्स होते हैं। अच्छा, कोस्टो प्लूरल एंगल जब आपके राउंड हो जाए शार्प की जगह पे, तो वहाँ पे प्लूरल फ्यूजन पड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट एरो दिया हुआ है रेड कलर का कि इसमें लेफ्ट साइड पे प्लूरल फ्यूजन है, राइट साइड आगे, लेफ्ट साइड नीचे, वहाँ पे प्लूरल फ्यूजन हुई भी और बहुत ज़्यादा हुई भी है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप डिस्टेंस देखना है गैस्ट्रिक बबल और लंग के लोअर डायफ्राम के बीच में। अगर तो डिस्टेंस, वैसे इनको बिल्कुल साथ कनेक्टेड होते हैं, अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज है तो मतलब प्लूरल फ्यूजन है, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं है तो मतलब प्लूरल फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपने प्लूरल फ्यूजन को रूल आउट करना होता है। और प्लूरल फ्यूजन किस किस रीजन में हो सकती है? नीचे कोई मैस पड़ा हो तो प्लूरल फ्यूजन है, कोई फ्लूड आ जाता है प्लूरा में तो प्लूरल फ्यूजन हो सकती है, कोई कार्डियोमेगाली है तो प्लूरल फ्यूजन आ सकती है, पल्मोनरी एडिमा है तो प्लूरल फ्यूजन आ सकती है। तो आज सिर्फ ये थे, कल लंग मैसेज होंगे एंड इट विल बी अ गुड लेक्चर। उसमें आपको थोड़ी सी मैंने साथ साथ रिपोर्टिंग की भी बताया कि कंसल्टेशन को कैसे रिपोर्ट करते हैं, मैथ्स को कैसे रिपोर्ट करते हैं, मैथ्स को मैथ्स कब कहेंगे और नोड्यूल कब होता है, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको न्यूमोथोरेक्स बता दिया। न्यूमोथोरेक्स एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द चेस्ट एक्सरे, स्पेशली इमरजेंसी के अंदर। उसमें अगर आप ये चीज़ें देख लेते हैं तो यू कैन इजीली रिपोर्ट। ठीक है, और बस अगर आप टेंशन न्यूमोथोरेक्स पे सिर्फ अपना बता देते हैं, बस में न्यूमोथोरेक्स है, इसके आगे तो कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, तो आप अगर आप सेटअप में बैठे हुए हैं तो फिर आप करेंगे। बाकी आप सिर्फ न्यूमोथोरेक्स देख लिए, आपको पता चल गया न्यूमोथोरेक्स आपकी लर्निंग इतनी बहुत है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में आपने मिड शिफ्ट देख लेनी है, और अगर आपके पास पेशेंट तो नहीं होगा, आपके पास तो सिर्फ एक्सरे आएगा, तो यू कैन इजीली सी कि आप एक्सरे पे आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। मिड शिफ्ट है, ट्रिकिया है, बहुत ज़्यादा न्यूमोथोरेक्स है, तो आप फ़ौरन से उसको रिपोर्ट करके भेज देंगे कि भाई ये चीज़ है, इसको फ़ौरन से ट्रीट करो। इतना तो बाकी मेडिसिन वाले भी देख लेते हैं। दूसरी चीज़ जो मायोपैथीज़ हैं, मोस्टली ये कार्डियक के लिए होती हैं। कार्डियोमायोपैथी रिस्ट्रिक्टिव, डायलेटेड, कंस्ट्रक्टिव, उसमें कैसे कैसे नज़र आता है। जो रिस्ट्रिक्टिव है उसमें आप देख लें एट्रियल एनलार्जमेंट देख लेनी है। एट्रियल एनलार्जमेंट के साथ आपने ग्लोबुलर हार्ट नज़र आएगा आपको थोड़ा सा, और जो बाकी दो है उसमें आपको डायलेटेड में और कंस्ट्रक्टिव में आपको लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर वाली नजर आएंगे। उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज होगा, उसमें सिटिंग डव साइन भी आता है। आप लोग एक दफ़ा इसको गूगल करके देखेंगे, सिटिंग डव साइन कैसे होते हैं कि हार्ट ऐसे होती है जैसे एक डव बैठी हुई हो, उसकी तरह उसका हार्ट का शेप हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात कि आपको उसमें प्लीथोरा नजर आएगा। प्लीथोरा का मतलब है इंक्रीज वैस्कुलर मार्किंग नजर आएगी, इंगोज्ड वेसल्स नजर आएंगी, जो स्पेशली सुपीरियर पल्मोनरी वेन होती है वो आपको इंगोज्ड नजर आएगी। प्लीथोरा आएगा, कर्ली ब्ली लाइंस होंगी, पल्मोनरी एडिमा होगा। ये आपके डायलेटेड और कंस्ट्रक्टिव में, रिस्ट्रिक्टिव में, हाइपरट्रोफिक में सॉरी। और जो रिस्ट्रिक्टिव है उसमें आपको दोनों एट्रियल एनलार्जमेंट नजर आएगा, ग्लोबुलर हार्ट होगा। इसमें इतना प्लेथोरा नहीं होता, वैस्कुलर मार्किंग ठीक होती है। ठीक है, तो कार्डियोमायोपैथीज में यही दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और कल हम मैसेज करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप सब क्लियर है तो इट्स वेल एंड गुड। नो क्वेश्चन, सो हम फिर बंद करते हैं। वैसे अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पूछना चाह सकते हैं, बताते हैं तो पूछ सकते हैं, वरना ओके, अल्लाह हाफिज़।